नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप नोट्स पर आधारित ये एक महत्वपूर्ण लेक्चर जो जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप। और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, और यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत देखें तो यह है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी एसपीएससी के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसका पुनर्परीक्षा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अंक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत देखें तो इसमें जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंतर्गत हमने जो है प्राचीन भारत के इतिहास के ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे टॉपिकों पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सर्च करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, सारे लेक्चर को देख सकते हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत पर भी आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, सर्च करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पुर्तगाली शासन को देख लिया है, डच डेनिश फ्रांसीसियों को भी देख लिया है, अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत को भी हमने देख लिया है, श्रमिक आंदोलन प्रेस को देख लिया है, इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा को भी हमने देख लिया है, स्वतंत्रता आंदोलन को हम देख रहे हैं। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर कुछ अपलोड किए जा चुके हैं, इस चैनल पर उपलब्ध हैं और प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बाद गवर्नर जनरल एवं वायसराय को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमने कवर किया है पूर्व के लेक्चर में, उसमें देखें तो यह है उदारवादियों की नीतियों को हमने देखा है, कांग्रेस पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान को भी हमने समझ लिया है। इस सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा देखिए 19वीं सदी में राष्ट्रवाद को देखिए कारण क्या रहे, और जो प्रसिद्ध इतिहासकार रेनी पाम जी उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है, सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के गठन को हमने विस्तार समझ लिया है, और कांग्रेस का जो अवार्षिक अधिवेशन है, संपूर्ण वार्षिक अधिवेशन जो 57 हुए थे, सभी को हमने बारी बारी समझ लिया है। ये सारी चर्चा इस पर की गई है। इसके अलावा देखें कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन जो कहे गए हैं, बाल पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कांग्रेस से संबंधित कथन क्या है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है, करजन ने क्या कहा है, और डफरिन के समय इसकी स्थापना हुई थी तो उसने क्या कहा है, ये सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है। इसके बाद उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण जो 1905 से 1919 तक है, इसके उदय के कारण क्या रहे और इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में बंगाल के विभाजन को विस्तार समझने का प्रयास किया था। थोड़ी जानकारी इसमें ऐड करते हुए चलते हैं। यानी बंगाल का विभाजन देखें तो 1905 में, यानी 19 जुलाई 1905 को इसका विभाजन हुआ। उस दिन वायसराय लॉर्ड कर्जन था, हमने इस चीज़ को देखा कि लॉर्ड कर्जन था, और यह इसका विभाजन 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया, यानी 1905 यहाँ देख सकते हैं। और 7 अगस्त विभाजन के विरोध में आंदोलन हुए। 16 अक्टूबर से, यानी 16 अक्टूबर देख सकते हैं, 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हो गया। 1911 विभाजन रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में, यानी यहाँ देख सकते हैं 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। इसमें ध्यान दें तो वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 से बंगाल का विभाजन था, इसीलिए जो लॉर्ड कर्जन जो सबसे घृणित वायसराय कहा जाता है। विभाजन के समय बंगाल कुल जनसंख्या देखें 7 करोड़ 85 लाख थी। इस समय बंगाल में बिहार, यानी उस दौरान देखें तो बंगाल में बिहार था, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। 1874 में असम बंगाल से अलग हो गया था। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसका बहुत जोरदार विरोध हुआ, यानी विरोध के बावजूद कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा कर दिए। 20 जुलाई दिया हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। यानी स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन से ही संबंधित है, यानी कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। इसके अलावा देखें तो 16 अक्टूबर यह जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिन को 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस के साथ साथ राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस किन रूप में मनाया गया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर मनाया गया। और इसमें देखें टैगोर जी ने आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत अमार सोनार बंगला नामक गीत भी लिखा, जो 1971 इसमें बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इसी दौरान देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1905 ईस्वी कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ। और इसके बाद देखें तो इसमें यह महत्वपूर्ण रूप से है कि इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी जो देखें
स्वदेशी आंदोलन जो चलाया जा रहा था, इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में भाग लेने लगी, तब धरने पर बैठने लगी। परंतु ये आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल वारिशाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। और इसमें ध्यान दें, एक रूल डेल कमेटी 1906 की बनाई गई थी। यह इंपॉर्टेंट कमेटी है। रूल डेल कमेटी 1906 ईस्वी तत्कालीन वायसराय मिंटो उस दौरान था, यानी लॉर्ड मिंटो सेकंड ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में रूल डेल कमेटी गठन किया था। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया था। यानी इसमें थोड़ा देखें, दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सरकार जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ था, यानी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम उस दौरान था। 1911 दिसंबर 1911 में दिल्ली आया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजित हुआ। यहाँ पर वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी। इस प्रकार दिल्ली 1912 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान भारत की राजधानी बन गई। हालांकि ये सारी जानकारी हम इसमें जो नोट्स में दिया गया है, सारी जानकारी हम देख चुके हैं कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया है। सारी जानकारी और पश्चिमी बंगाल, ये सब भी बंगाल विभाजन के उद्देश्य क्या थे। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन बंग विरोधी अभियान और स्वदेशी का समर्थन किया था। इसके बाद 1906 ईस्वी के अधिवेशन नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके, थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी हमने विस्तार समझा, यानी जो गरम दल के नेता थे उसमें महत्वपूर्ण रूप से बाल गंगाधर तिलक जी शामिल थे, यानी बाल, पाल और लाल जो थे, यानी बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को विस्तार समझने का प्रयास किया था। तो इसमें हमने देखा था बाल गंगाधर तिलक जी का समय देखें तो ये 1856 यानी 1856 से लेकर के 1920 ईस्वी तक का समय बाल गंगाधर तिलक जी का समय है। इनकी उपाधि लोकमान्य उपाधि इनकी लोकमान्य थे। इसके अलावा जो है भारत के बेताज बादशाह कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। पत्र इनका प्रकाशन 1881 में मराठा सहयोगी आगरकर थे। 1881 ईस्वी में केसरी को प्रकाशन इन्होंने किया था। इसमें भी सहयोगी केलकर जी थे, यानी इसमें सहयोगी केलकर जी थे, जबकि मराठा में सहयोगी आगरकर जी थे। 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव शुरू किया और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। इसमें नोटेड पॉइंट यह बनता है कि पत्रकारिता के कारण इनको सजा मिली थी, पहले व्यक्ति थे। ये सजा उन्हें पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्भावपूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। 1896-97 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। और हमने देखा था लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। हमने इसको समझ लिया है पूर्ण रूप से। तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। इनके बारे में विस्तार से हमने पूर्व में ही देख लिया है, इसमें ज़्यादा विस्तार ये सब देख सकते हैं आप। इसके बाद आगे देखें तो उग्रवादी और उदारवादी यानी गरम दल और नरम दल में अंतर क्या था, इनकी सोच और विचार में सारी जानकारी हम दे चुके हैं। अब आगे हम जो इसमें देखने जा रहे हैं मुस्लिम लीग और दिल्ली दरबार इत्यादि को देखेंगे। मुस्लिम लीग को देखने से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां हुआ था, हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। यानी कांग्रेस का अधिवेशन 1885 यानी इसकी स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण थे, इस पर हम विस्तृत से कल के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें ऐड करते हैं। तो देखें उत्तर प्रदेश में यानी यूपी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में देखें कुल मिलाकर कांग्रेस के 9 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, जिसमें 3 लखनऊ में आयोजित किए गए थे। 3 जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किए गए थे। कब कब किए गए थे इसको देख लें तो 1899 में आयोजित किए गए थे। 1916 वेरी इंपॉर्टेंट 1916 का है। और इसके बाद 1936 में आयोजित किए गए थे लखनऊ में। 1916 का महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था 1916 के अधिवेशन में। 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित किया गया था, यह देखें तो 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। यानी इसको देख सकते हैं 1916 का अधिवेशन जो है यह आपका यानी 1916 का अधिवेशन यहाँ देख सकते हैं, यह है 32वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। मुस्लिम लीग से समझौता होता, इसी में जो है महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण किसी मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता हो गया था। इसके अलावा गरम दल और नरम दल जो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी
घोष चिन्ह किया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, प्रथम विभाजन, उसमें गरम दल और नरम दल पुनः मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन में। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी ने किया था। इसके अलावा देखें तो तीन अधिवेशन में लखनऊ में देखा। तीन अधिवेशन जो इसके हैं वह आपके होते हैं इलाहाबाद में, यानी आज का प्रयागराज, और पूर्व के इलाहाबाद में भी तीन अधिवेशन होते हैं। एक जो होता है इसका चौथा अधिवेशन, यानी पहला अधिवेशन हम देख चुके हैं। पहला अधिवेशन जो है बम्बई में आयोजित किया गया था, बम्बई में 1885 में बिमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष और 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका चौथा देखें तो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, यानी इलाहाबाद में आयोजित 1888 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद में 1892 यहाँ देख सकते हैं इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसके बाद 1910 में जो है इलाहाबाद में तीन अधिवेशन आयोजित किए गए थे। 1905 के अधिवेशन को हमने देख लिया है। 1905 का अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था, यानी इन दोनों के बाद जो है बनारस में अधिवेशन होता है 1905 में बनारस में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, जो कि हमने देखा बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन का समर्थन उन्होंने इसमें किया था। और यह ध्यान दें कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इसके अलावा देखें तो यानी बनारस के बाद जो आपका आता है वह इसके बाद कानपुर आता है, यानी कानपुर में देखें तो यह जो है 1925 के कानपुर का अधिवेशन होता है, यानी इसको देख सकते हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि कानपुर में देखें तो यह भी महत्वपूर्ण है। 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी इसकी अध्यक्षता करती हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त है। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, कलकत्ता अधिवेशन किया था 1917 अधिवेशन में। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण होता है, यानी 9वां जो अधिवेशन मेरठ में होता है 1946 में, यानी 1946 के अधिवेशन को देख सकते हैं। यह आपका है 1946 का जो अधिवेशन है, यानी 46 से लेकर 47 तक आचार्य जी के प्रणाली देखें तो यह आपके जो है 55वां अधिवेशन जो मेरठ में होता है, इसके अध्यक्षता आचार्य जे बी कृपलानी जी करते हैं। आज़ादी के समय ये अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी जी ही रहते हैं। तो हमने देखा कि जो 32वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी करते हैं। मुस्लिम लीग से इसमें समझौता होता है, साथ ही गरम दल और नरम दल इसमें पुनः मिल जाते हैं। इसी के दौरान देखें तो इससे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का जो है भारत में प्रथम प्रयोग जो सत्याग्रह का होता है 1917 में शुरू होता है। इसी के बाद तो इसमें ध्यान यह देना है कि 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की, यानी यहीं भेंट किया था। एम.के. गांधी जी को चंपारण की किसानों की समस्याओं से अवगत इसी अधिवेशन के दौरान कराया गया था। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसने चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी की चंपारण पहुंचने पर वहां कमिश्नर ने तुरंत उन्हें चले जाने को कहा था। अब इसमें विस्तार से देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग से विस्तार से देखने से पहले एक जानकारी और इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान दें तो 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी जो पट्टाभी सीतारमैया जी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1939 में ये सुभाष चंद्र बोस थी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1 मई 1939 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी छूट रही थी, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया। अब मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। तो ध्यान दें कि बंगाल की विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया, यानी जो मुस्लिम लीग का यह जन्म होता है यह बंगाल के विभाजन के उपरांत ही होता है। बंगाल के विभाजन इस सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां तृतीय, ध्यान देना है आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजात वर्ग के थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले। यानी इस दौरान लॉर्ड मिंटो वायसराय भारत का था। किसके नेतृत्व में? तो यही आगा खां थर्ड, इसके मानद अध्यक्ष, इनका पूरा नाम यह है सर सुल्तान मोहम्मद शाह है। तो 1 अक्टूबर 1906 को। इसके बाद इसमें जो घटनाक्रम होता है इसमें लॉर्ड कर्जन जो घोषणा किया था बंगाल विभाजन का, तो लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब शमी मुल्ला, यानी ढाका के नवाब ये शमी मुल्ला थे, शमी मुल्ला अथवा हबीबुल्ला, इनको हबीबुल्ला भी कहीं कहीं पूछ दिया जाएगा। हबीबुल्ला ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी इसने क्या किया था? बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे, यानी इसका 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वह ढाका के नवाब शमी मुल्ला अथवा हबीबुल्ला बनाए गए थे 30 दिसंबर 1906 को। जबकि हमने कांग्रेस का जो देखा था जो गठन किया गया था वो 28 दिसंबर 1885 को, हालांकि उससे काफ़ी पूर्व कर दिया गया था, लेकिन यह देखें तो दिसंबर में इसका भी गठन किया गया। इसके 3 उद्देश्यों में देखें तो क्या उद्देश्य शामिल थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, उनका विस्तार करना था। तीसरा, लीग के
लीग के अनुदेशों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए अन्य सदस्यों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ने से रोकना। संयोगवश लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक में और उसी माह में 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव से तुलना करने से अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि लीग किस सीमा तक अपने उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय आगे बढ़ी है। यानी कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन हमने देखा था और यहाँ पर भी देख सकते हैं 1906 में इसको जो बंगाल विभाजन की परिणतिक रूप में मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो इसमें देखें इसके उद्देश्य को हमने समझ लिया था। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा थी। इसके 3 उद्देश्यों में शामिल है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में स्थापित आपका देखें ढाका के नवाब समीम सलीमुल्लाह या हबीबुल्लाह ने किया था, स्थापित किया था इसका। और इसके बाद देखें 1908 के लीग के यानी 1908 में जो लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा। लीग के प्रथम मानद अध्यक्ष आगा खां थर्ड, इनका पूरा नाम सर सुल्तान मोहम्मद शाह थे। जिन्ना 1913 ईस्वी में लीग में शामिल होते, यानी देखें तो इसकी स्थापना के 7 साल बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में ही देख लिया था कि 1916 में लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे। और ध्यान देने से पूर्व 1907 से 1909 ईस्वी के वर्षों के दौरान मुस्लिम लीग का मुख्य कार्यक्रम अपनी स्थिति मजबूत करना और पृथक निर्वाचक मंडल के लिए संघर्ष करना था। इसी के दौरान 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जो 1909 ईस्वी में मांटे मिल्लो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया। यानी पृथक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिकता के जो बीज बोया जाता है वह मार्ले मिंटो सुधार में ही सांप्रदायिकरण का बीज बोने का होता है और उसकी शुरुआत मुस्लिम लीग की मांग द्वारा होता है। यानी इसमें देखें तो 1908 के लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है और मांटे मिल्लो सुधार के अंतर्गत जो पृथक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिकता के बीज यहीं से बोने की शुरुआत कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। आगे इसमें समझते हैं दिल्ली दरबार। 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसमें देखें 1870 में, 1903 में, 1911 को इलाके में समझ लिया, लेकिन तीनों को इसमें समझ लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इसमें 1877 का दिल्ली दरबार को समझते हैं। तो देखें 1877 का दिल्ली दरबार, 1877 का दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, यानी महारानी घोषित किया गया था। इस दौरान हमने देखा था कि भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिटन था। यानी भारत का वायसराय देखें तो यह लॉर्ड लिटन, इसका समय 1876 से लेकर 1880 तक जो है वह लॉर्ड लिटन का समय होता है। तो हमने देखा कि यह जो है यानी इसने क्या किया कि 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो आगे इसमें देखें इससे प्रोक्लामेशन या घोषणा दरबार कहा गया। यानी ये जो 1877 का दिल्ली दरबार था इसे प्रोक्लामेशन या घोषणा दरबार कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता परिवर्तन, यानी इस घोषणा के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता परिवर्तन यानी ब्रिटानिया सरकार का होना था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है कलकत्ता में 1877 के दरबार के समय विक्टोरिया के भाषण के अंश में अंकित है। और इसमें देखें तो यह घोषणा दरबार कहा गया क्योंकि इसमें देखें हमने पहले ही समझ लिया कि इसमें जो उसने क्या किया था कि महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन? लॉर्ड लिटन ने। इसके बाद 1913 का दरबार देखें जो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। 1913 का दरबार देखें तो एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंडर को भारत की सम्राट और सामग्री घोषित करने हेतु आयोजित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय 1913 का दरबार। यानी लॉर्ड कर्जन को हमने पूर्व में देख लिया, लेकिन यहाँ देखें तो लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से लेकर 1905 का जो समय लॉर्ड कर्जन का है, इसी के समय में इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है और जिसकी नींव हमने देख लिया पूर्व में ही। वह जो प्रथम दरबार जो लॉर्ड लिटन के समय किया गया था विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, यहाँ अंश भाषण के अंश अंकित है। और यहाँ पर देखें तो यह 1913 का दरबार जो एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंडर को भारत की सामग्री घोषित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसी के समय देखिए कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1905 बंगाल का विभाजन शामिल, जिसको हमने विस्तार से ऊपर समझ लिया है। उसके बाद आखिरी जो दिल्ली दरबार लगता है दिसंबर 1911 में, इसको भी हमने समझ लिया था कि इसी दौरान जो है बंगाल का रद्द कर दिया गया था। इसमें देखें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर यह तीसरा दिल्ली दरबार 1911 लगाया गया था। इसकी मुख्य बातें देखें तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912 से। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया 22 मार्च 1912 से। वायसराय हार्डिंग पर रास बिहारी बोस, ध्यान देना है, वायसराय हार्डिंग पर रास बिहारी बोस
सचिंद्र सान्याल, अमीर चंद्र बाल मुकुंद आदि ने बम फेंका, जिसे दिल्ली षड्यंत्र कहा गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो थोड़ी जानकारी वाचराओं को इसमें देखते चलें तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 6 में देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 में ढाका में आगा खां और शर्मिला खां करते हैं। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वाली की हत्या कर दी थी। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत परिषद में सर्वप्रथम 2 भारतीयों के सी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को एवं भारत में स्थित वायसराय कार्यक्रम सर्वप्रथम एक भारतीय एसपी सिन्हा को नियुक्ति दी गई थी। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1900 में कांग्रेस ने स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। इन सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। 1900 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल के रूप में हो गया था और इसके समय में समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। एक तीसरा जो दरबार हाल आयोजित किया गया था उसमें लॉर्ड हार्डिंग की बात की गई थी जो 1911 था। इसके समय 1910 1916 है। इसमें देख सकते हैं 1911 में भारत में तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था। आज उनके इसमें की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं देखें तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, जबकि 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी। 1912 में दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1911 में बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांतों का निर्माण किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था 46 वर्ष के प्रवास के बाद, यानी दक्षिण अफ्रीका में 46 वर्ष तक प्रवास किए थे। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। 1911 में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ इलाहाबाद तहनैनी के बीच में हुआ था। इसके बाद ये भी देख सकते हैं कि 1911 इसमें कारखाना अधिनियम पारित करके पुरुषों को 12 घंटे काम की बात कही गई थी। 1912 में दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, इसमें हार्डिंग बच गए थे। इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार देखें तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में हालांकि हमने विस्तार समझ लिया है पूर्व के लेक्चर में, यहाँ पर केवल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके समय जो है 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण इसी के समय किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी कर्जन को औरंगजेब भी कहते हैं। यानी द्वितीय दरबार को इसमें देखें तो वर्ष 1903 में इसके समय दिल्ली यानी द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था करके ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा की ताजपोशी की गई थी। और प्रथम दिल्ली दरबार का समय देखें तो लॉर्ड लिटन के समय जो 1876 से 1880 का समय है। तो इसमें क्या आप जानते हैं, देखें तो अपनी रचनाओं के कारण अपनी रचनाओं को लिटन ओवन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। यहाँ पर देख सकते हैं यह महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1836 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित करके जनवरी 1837 में दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि प्रदान इसने किया था। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे और सारी जानकारी पूर्ण दी जा चुकी है। यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो इसकी सारी जानकारी को भी देख सकते हैं कि रिचर्ड स्टैची के दस्तावेज स्टैची अकाल आयोग का गठन किया था। स्टैची आयोग किससे संबंधित है या अकाल संबंधित है। वर्ष इसको हमने देख लिया। 1878 में इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया, जिसके तहत अब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के न तो शस्त्र रख सकता था न उसे बेच सकता था। इसने वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पारित करके भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। यानी किसने जो है आकाश से होने वाले वज्रपात कहा था, तो सुरेंद्र बनर्जी जी ने कहा था। किसको कहा था, तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ये एक्ट है क्या, तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। इसके समय 1878 और 80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। मंडकम की संधि से समाप्त हुआ था। इसने सिविल सेवा की आयु 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। यानी इसने जो है विवादास्पद कार्य किया था। हालांकि इसके बाद का जो वायसराय लॉर्ड रिपन था उसने इसको पुनः 19 से 23 वर्ष कर दिया था, जिसको हम आगे हम विस्तार से देख चुके हैं। लिटन ने मुस्लिम एग्लो ब्रांच विद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में किया था। तो इसके बाद लॉर्ड रिपन रहा, इसको हमने पूर्व कलेक्शन देख लिया, लेकिन यहाँ से देखना चाहें थोड़ी जानकारी जो इसके बारे में दी जा सकती है। पूर्व कलेक्शन में विस्तार से इस बारे में समझ लिया है।